आज का लेक्चर है लॉ ऑफ मैस एक्शन के ऊपर। ठीक है। गुलबर्ग और वेज जो हैं ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में ये लॉ दिया था। ठीक है। इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। ये जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होता था किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था उसके एक्टिव मैसेज के, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। ठीक। reacting substance के। तो generally an active mass is considered as the molar concentration having unit of mole per dm cube। कह रहे कि एक्टिव मास को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। और जिसके यूनिट आपके पास मोल पर डीएम क्यूब होते हैं, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। ठीक। स्क्रीन नजर आ रही है आपके साथ? शेयर है ना स्क्रीन? हाँ जी सर। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके हमें दो प्रोडक्ट दे देते हैं, सी और डी। ठीक। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो के एफ है। ठीक है। के एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास के आर है, के आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास ए बी सी डी जो है बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो इनको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे ऐसे, ए ब्रैकेट फिर बी ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी। ठीक। और इनके यूनिट्स हमारे पास क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ मैस एक्शन हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स के हैं आपके पास ए और बी। ठीक है। इनके इक्वल है। तो जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन यहाँ से रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? के एफ। ठीक है। इसकी जगह के एफ आ जाएगा, तो ये मेरे पास जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करूंगा कि मुझे पता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है। तो जब मैं डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास के आर आ जाएगा, जो कि आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। के आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं कि के एफ और के आर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं। ठीक है। जिनको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक। एंड द रिवर्स रिएक्शन स्पेशली। ठीक है। तो के एफ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और के आर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर रिवर्स डायरेक्शन। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन जो है वो बहुत आपके पास क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। तो इक्वल होने का मतलब ये है आपके पास कि मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इक्वल इक्वल की बात का मतलब ये है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके आपको रिएक्टेंट दे रहे हैं। तो मैं फिर कह सकता हूँ कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात है तो आपके पास जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि के एफ जो है वो मेरे पास क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो इक्वल है रिवर्स डायरेक्शन के। तो मैं फिर लिख सकता हूँ के एफ ए बी, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं सिंपल। ठीक। अब यहाँ से मैंने के एफ बाई के आर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास के आर है इसको मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा के एफ के साथ। तो जब मैं इसको मैं डिवाइड कर दूंगा के एफ के साथ तो आपके पास क्या आएगा? के एफ बाई के आर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आ जाएगी। ठीक। लेकिन इसके साथ ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर, नो। अच्छा। तो के एफ बाई के आर जो होता है इसको हम कहते हैं के सी के इक्वल होता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है।
तो मैं के एफ बाई के आर को जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, के सी के साथ। ठीक है, तो जब मैं इसको के सी के साथ रिप्लेस करूंगा, ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस चीज की जगह जो है वो आ जाएगा के सी। ठीक है, और ये चीज इसी तरह रहेगी एज इट इज। तो मेरे पास ये आ जाएगा के सी इज इक्वल टू सी डी। ये आपके पास प्रोडक्ट्स का मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और नीचे जो है वो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का। ठीक, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इस रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, रिलेशनशिप देते हैं एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। यहाँ तक किसी को कोई मसला? No, sir. अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं कि भाई हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वो, उसके लिए हम जनरल रिएक्शन लेते हैं। अब एक जनरल रिएक्शन हमने लिखा है, हमने कहा कि हमारे पास ए अमाउंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी अमाउंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी। अब ये आपके पास ए बी सी डी जो है बेसिकली ये आपके पास आप कह सकते हैं नंबर्स हैं। ठीक है, और जो केमिकल है वो आपके पास ए बी सी डी है। ठीक, अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड है और रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, तो लॉ हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली ए बी सी डी नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ए बी सी डी आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है, सॉरी। ठीक है, कैपिटल ए बी सी डी मोलर कंसंट्रेशन है और ए बी सी डी नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, तो लॉ लॉ क्या कहता है कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में चला जाएगा। ठीक, तो आप जब यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे कि आर एफ आपके पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर। अब ये जो आपके पास पावर लिखी हुई है ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, इसी तरह आप ये फॉरवर्ड के लिए है और ये आपके पास मिस्टेक है, ये रिवर्स के नहीं, सॉरी, ये भी फॉरवर्ड के लिए है। ठीक है, रिवर्स के लिए वो नीचे का है। तो फॉरवर्ड के लिए जब जाहिर बात है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे के एफ आ जाएगा। ठीक है, ये जो के एफ है बेसिकली ये आपके पास रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब सेम काम आपने रिवर्स के लिए करना है। जैसे आपने पिछली डेरिवेशन में देखा कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट्स का, तो इसी तरह आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, आपके पास कि आपके पास आर एफ आर आर इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, और रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से भी जब आप साइन को रिमूव करेंगे तो आपके पास के आर आ जाएगा। के आर जो है वो रेट कांस्टेंट है रिवर्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? No, sir. No, sir. अब बात मेरी क्लियर आ रही है आज? जी सर। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है हम इस केस में हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन जो है इन दोनों का रेट आपस में इक्वल होगा। ठीक, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर एफ इक्वल है मेरे पास आर आर के। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दूंगा। ये मेरे पास आर आर की वैल्यू है और आर एफ की वैल्यू मैं ऊपर देख चुका हूँ, तो वो ये वैल्यू। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया, वैल्यूज पुटिंग की है। ये मेरे पास वैल्यू है आर आर की और ये मेरे पास वैल्यू है, सॉरी, ये आर एफ की है, ये आर आर की है। ठीक, तो यहाँ से मैं अगेन क्या करता हूँ, के एफ बाई के आर निकाल लेता हूँ। के एफ बाई के आर जब निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि जो इस साइड पे चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये चीज इस तरह की बन जाएगी।
ठीक। और मैं फिर के एफ बाई के आर को रिप्लेस कर दूंगा आपके पास के सी के साथ। ठीक है, तो जब मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास ये रिएक्शन बन जाएगा। और के सी बेसिकली आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, और अब इस एक्सप्रेशन को मैं यूज करूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अब कुछ एग्जांपल्स के जो हैं वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, पहले मैंने एक जनरल एग्जांपल देखी कि ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी react to give C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। ठीक है, अब मेरे पास नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नाइट्रोजन के 1 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के भी आपके पास 1 मोल्स है। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 1 mole of oxygen and it give you 2 mole of नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहां तक क्लियर है? ये रिएक्शन समझ आ गया आप लोगों को? जी। ठीक है, अब इसके लिए मैं जो है वो केसी लिखूंगा। ठीक है, तो केसी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट लिख लूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स N2 और O2, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, नंबर ऑफ मॉल्स इन दोनों के 1 1 है, तो आपके पास ब्रैकेट के ऊपर आप 1 लिखो या ना लिखो, ये ऑब्वियस है। ठीक, इसी तरह मैं रिवर्स रिएक्शन का रेट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, NO ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और 2 जो है नंबर ऑफ मॉल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉल्स इसकी पावर में चले जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। तो मेरे पास के एफ और के आर ये आ गया। ठीक है, और मुझे पता है के एफ डिवाइडेड बाई के आर किस चीज के इक्वल होता है, के सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं अभी ये क्या कर सकता हूँ कि इन रिएक्शंस को लिख लिया मैंने। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेप होगा नेक्स्ट वो क्या होगा आपके पास, आर एफ बाय आर आर इक्वल टू, सॉरी, आर एफ इक्वल टू आर आर होगा। ठीक है, वहां आप ये दो लिख लेंगे। फिर के एफ जिस तरह आपने ड्राइव की है ना इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, के एफ डिवाइडेड बाई के आर हो जाएगा, इसको सी से रिप्लेस कर दोगे और आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अब ये तो आपने केसी फाइंड कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस में वो आपसे कहेगा कि केसी फाइंड करें, और कुछ क्वेश्चंस में वो आपको कहेगा कि केसी के यूनिट कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका सम टाइम यूनिट होता है और सम टाइम इसका यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ठीक, ये हम आगे देखेंगे कि किन केसेस में आपके पास केसी का यूनिट होगा और किन केसेस में आपके पास केसी का यूनिट जो है वो नहीं होगा। ठीक हो गया? जी सर। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास 1 मोल जो है वो नाइट्रोजन का 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। ठीक है, NH3 अमोनिया होता है आपके पास। ठीक, तो मैं इसके लिए फॉरवर्ड रेट लिख लेता हूँ, आर एफ मेरे पास इस चीज के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह आर आर जो है वो मेरे पास इस चीज के इक्वल आ गया। ठीक, ये तो आप लिख लेंगे ना। बेसिकली 1 मोल है तो N2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर और H2 अंदर आ जाएगा, और 3 मोल्स हैं तो 3 पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पास आर आर के लिए जो है NH3 ब्रैकेट में आ जाएगा, 2 मोल्स हैं 2 पावर में चला जाएगा। ठीक, तो आपने इसका केसी लिखना है। केसी जो है किसके इक्वल होता है आपके पास, ऊपर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है, नीचे आपके पास रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली आपको केसी दे देगा। ठीक है, ओके। अब ये एक्सरसाइज आपने जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, हाउ द एक्टिव मैसेज इज रिप्रेजेंटेड। फिर आपने बताना है कि एक्टिव मैसेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। एक्टिव मैसेज को आप जो है उनकी मोलर कंसंट्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। ठीक हो गया, हाउ डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना है, बताना है कि के सी जो है वो बेसिकली के एफ बाई के आर होता है, और इसकी डेफिनेशन भी लिखी है।
ठीक, अब ये आपको कुछ सिलेक्शंस दिए हैं, इनके लिए आपने केसी लिखना है। ठीक है, इन रिएक्शन के लिए भी आपने केसी लिखना है और इन रिएक्शन के लिए भी आपने केसी लिखना है। ठीक हो गया, ये आपकी ठीक आज है की असाइनमेंट है। ठीक, और असाइनमेंट्स आप लोग सेंड नहीं करते टाइम के ऊपर, क्यों? सर, वो काफी